11 दिसंबर 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB 2019 पार्लियामेंट से पास हो जाता है। India's lower house, the Lok Sabha, has given a green light to the controversial Citizenship Amendment Bill. निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ और ये बिल बन जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA। CAA ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है। 4 साल बाद अब 2024 में गवर्नमेंट ने CAA के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के अनाउंसमेंट के साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 को पूरी तरह से देश में लागू कर दिया है। जब से CAA की बात हो रही है तब से ही इससे रिलेटेड बहुत से इशूज़ सामने आते रहते हैं। क्या CAA राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है? क्या CAA से देश में सेकुलरिज्म को लेकर खतरा है? इसमें मुस्लिम्स को क्यों बाहर रखा गया है? आखिर CAA है क्या? CAA, NPR और NRC के बीच क्या कोई रिलेशन है? क्या इससे लोगों की सिटीजनशिप को लेकर कोई खतरा है? सवाल बहुत से हैं और जवाब भी इस वीडियो में है। मैंने इस वीडियो को अनबायस्ड रखने की पूरी कोशिश की है ताकि आप भी वीडियो के एंड तक खुद से इस टॉपिक को लेकर अपना एक ओपिनियन बना पाएँ। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास ज़रूर करें। मेरा नाम प्रसून है और आप देख रहे हैं प्रसून इज़ हियर यूट्यूब चैनल। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAB आने जा रहा है। Citizenship Amendment Act or the CAA is many things at the same time: a political promise, a new hope for persecuted migrants, a long pending demand and a controversial law. इस एक्ट को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि सिटीजन किन लोगों को कहा जाता है और किसी देश की सिटीजनशिप कैसे मिलती है। सिटीजन किसी देश के उन लोगों को कहा जाता है जिन लोगों को उस कंट्री ने एज अ मेंबर लीगली एक्सेप्ट किया है और किसी देश में सिटीजन के पास कंट्री के मैक्सिमम राइट्स होते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में मॉडिफिकेशन करता है, जिसमें कि हमारी 3 नेबरिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, वहाँ की 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन रिलीजन के लोग जो रिलीजियस परसिक्यूशन के डर से 31 दिसंबर 2014 के पहले इंडिया आ गए थे, इन सभी रिलीजन के लोगों को इंडियन सिटीजनशिप देने का काम करता है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब सिटीजनशिप एक्ट 1955 में चेंजेस के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA लाया गया है, बल्कि इससे पहले टोटल 5 बार सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बदलाव के लिए 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया जा चुका है। तो इशू सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट का है, तो हमारे लिए CAA को समझने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में इंडिया में किसी व्यक्ति के इंडिया में सिटीजनशिप लेने या सिटीजनशिप टर्मिनेट करने के बारे में बताया गया है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को इंडिया में सिटीजनशिप लेना है तो इसके 5 रास्ते हैं। पहला है सिटीजनशिप बाय बर्थ। इसके अकॉर्डिंग हर एक पर्सन जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है वो भारत का नागरिक है। 1 जुलाई 1987 से CAA 2003 के लागू होने तक हर वो पर्सन जिसका जन्म इंडिया में हुआ है और जिसके पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया का सिटीजन है तो वो पर्सन भी इंडिया का सिटीजन है। और CAA 2003 के लागू होने के बाद पेरेंट्स में से कोई भी एक माता या पिता इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है और उस पर्सन के बर्थ के समय पेरेंट्स में से कोई भी इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो व्यक्ति भी बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन है। दूसरा तरीका है सिटीजनशिप बाय डेसेंट। इनमें उन लोगों को सिटीजनशिप मिली है जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और दिसंबर 10, 1992 के पहले इंडिया के बाहर हुआ है और जिनके जन्म के समय उस पर्सन के पिता इंडिया के सिटीजन थे और जिसका जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद इंडिया के बाहर हुआ है, उनके पेरेंट्स में से कोई एक उस पर्सन के जन्म के समय इंडिया के सिटीजन थे। मतलब 10 दिसंबर 1992 के बाद मदर को भी इस रूल में शामिल कर लिया गया है। तीसरा तरीका है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अगर कोई पर्सन इलीगल माइग्रेंट नहीं है और वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का है और वो पर्सन इन कैटेगरीज से बिलोंग करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन के थ्रू किसी पर्सन को एज एन इंडियन सिटीजन रजिस्टर कर सकती है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है कि उस पर्सन या उस पर्सन की पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है या उसका जन्म किसी ऐसी जगह में हुआ है
जो 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का पार्ट बन गई। ऐसे लोगों को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। फोर्थ तरीका है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू पर्सन जो इलीगल माइग्रेट नहीं है वो एक एप्लीकेशन के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन की डिमांड कर सकता है। नेचुरलाइजेशन के जरिए किसी पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप लेना है तो सबसे पहले वो पर्सन किसी ऐसी कंट्री का पार्ट नहीं होना चाहिए जहाँ किसी इंडियन को उस कंट्री का सिटीजन बनने से प्रिवेंट किया जाता है। इसके बाद उस पर्सन को पहले सारे देशों की सिटीजनशिप छोड़ना होगा। यहाँ आप एक बात और जान लीजिए कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब आप अगर इंडियन सिटीजन हैं तो आपको किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती जब तक आप इंडियन सिटीजनशिप नहीं छोड़ देते। नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एप्लीकेशन देने के 12 महीने पहले से पर्सन का इंडिया में रहना जरूरी है और टोटल 14 सालों में से 11 साल इंडिया में रहना जरूरी है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज दी है इसमें से किसी एक लैंग्वेज का नॉलेज उस पर्सन को होना चाहिए। CAA 2019 ने हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन और पारसी रिलीजन के लोगों के लिए नेचुरलाइजेशन के टाइम पीरियड को 11 सालों से रिड्यूस करके अब सिर्फ 5 साल कर दिया है। फिफ्थ तरीका है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इन सभी वेज के अलावा अगर इंडिया कोई भी टेरिटरी को अपना पार्ट बनाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू उस टेरिटरी के सभी लोगों को इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट कर सकती है। जैसे 1962 में पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट बना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया जिससे वहाँ के लोग इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर पाए। लेकिन इसके अलावा इस एक्ट में सिटीजनशिप रिमूव करने से रिलेटेड भी रूल्स दिए गए हैं। जैसे किसी पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना है या कोई पर्सन दूसरे किसी देश की सिटीजनशिप लेना चाहता है या किसी ने फ्रॉड या फॉल्स डॉक्यूमेंट से इंडियन सिटीजनशिप ली है तो बाद में पता लगने पर उस पर्सन की सिटीजनशिप वापस ली जा सकती है। इसके अलावा इस एक्ट में ओवरसीज सिटीजनशिप को लेकर भी बहुत सी बातें की गई है। अगर इनके बारे में आपको और जानना है और इस एक्ट को आपको पूरा पढ़ना है तो इस एक्ट और वीडियो में यूज़ किए गए सारे सोर्सेज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहाँ से आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिलहाल टॉपिक पर वापस आते हैं। ऊपर से देखने पर हम सिर्फ CAA 2019 के बहुत नैरो हिस्से को ही देख सकते हैं, जबकि हमें इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इसकी हिस्ट्री की गहराई में जाना होगा जिससे हम इस टॉपिक पर और क्लियर व्यू रख सकते हैं। बात है 1947 की। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान 2 देश बन गए और पाकिस्तान के 2 पार्ट बने, एक वेस्ट पाकिस्तान जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। अब जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के समय तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों से लाखों लोगों ने माइग्रेशन किया, लेकिन पार्टीशन के बाद भी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ ने रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण या बहुत से दूसरे रीजंस जैसे कि बेहतर एम्प्लॉयमेंट, बेहतर वे ऑफ लाइफ जैसे रीजन से लाखों की संख्या में इंडिया में आना जारी रखा। अब वेस्ट पाकिस्तान से इंडिया के बॉर्डर काफ़ी सिक्योर था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच कोई प्रॉपर बॉर्डर सेफ्टी ना होने की वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आना बहुत आसान था और ये इलीगल इमिग्रेशन तब और भी ज़्यादा बढ़ गया जब ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने के लिए एक नए देश के लिए फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान के इस फ्रीडम स्ट्रगल को दबाने के लिए वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने 25 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान पर ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट कर दिया, जिससे बचने के लिए वहां के लोग बहुत बड़ी संख्या में इंडिया आ गए। इंडिया की हेल्प के बाद ईस्ट पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश बन गया। इसके बाद मैक्सिमम लोग बांग्लादेश वापस तो चले गए, लेकिन अब तक लार्ज नंबर में इलीगल माइग्रेंट्स ने वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इलीगल माइग्रेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसी रीजन में देखने को मिलता है तो वो रीजन है नॉर्थ ईस्ट में असम का रीजन। CAA और NRC इन सभी के तार कहीं ना कहीं असम और असम में हुए इलीगल माइग्रेशन से जुड़े हुए हैं। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बहुत लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट का मैक्सिमम पार्ट असम के अंडर ही आता था। ईस्ट पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश से जो माइग्रेंट्स इंडिया में आए उन सभी का कल्चर अलग था, उनकी लैंग्वेज बंगाली थी, जबकि असम के जो लोकल्स थे उनकी लैंग्वेज और कल्चर इन लोगों से बिल्कुल अलग थे। आज़ादी के पहले भी ब्रिटिशर्स असम के टी गार्डन्स में काम करवाने के लिए ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली मुस्लिम्स के असम में आने में बहुत हेल्प की थी। इसके अलावा असम की लोकल पॉपुलेशन बाहर से आए हुए इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से अपने पॉलिटिकल और लैंड राइट्स को लेकर भी चिंता में थी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग असम में इतना बाहर से माइग्रेशन हुआ जिससे कि असम के लोकल कल्चर को खतरा हो गया। इस खतरे को देखते हुए सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट 1950 लाया, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस ईस्ट पाकिस्तान भेजा जा सके। उस समय के प्राइम मिनिस्टर PM नेहरू ने असम की सिचुएशन को देखते हुए 1951 में इलीगल इमिग्रेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले असम में NRC कराया। जी हाँ, ये सबसे पहली बार ही था जब किसी स्टेट में NRC कराया गया हो।
इसकी सबसे खास बात यह है कि उस समय असम के लोगों को बताया ही नहीं गया था कि यहाँ एनआरसी जैसा कुछ हो रहा है, बल्कि इसे 1951 में हुए सेंसस के साथ ही कंप्लीट करा दिया गया था। इसके बाद भी असम में इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो पा रहा था और इसके बाद शुरू होता है इंडियन हिस्ट्री का इलीगल माइग्रेशन के अगेंस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट, असम मूवमेंट। असम मूवमेंट 1979 में स्टार्ट हुआ और इसे लीड कर रहे थे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू और ऑल असम गण संग्राम परिषद AAGSP। इसमें मेजरली 3 पॉइंट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखा गया। डिटेक्ट यानी सबसे पहले इलीगल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेश से आए थे उन्हें डिटेक्ट किया जाए। डिसएनफ्रेंचाइज मतलब उनके राइट्स स्पेशली वोटिंग के राइट्स को वापस लिए जाएं। और तीसरा पॉइंट है डिपोर्ट, उन इलीगल माइग्रेंट्स को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए। ये मूवमेंट उस टाइम इतना पॉपुलर हुआ कि असम ने पूरे 1980 के लोकसभा इलेक्शंस को ही बॉयकॉट करने का डिसीजन ले लिया था। उस समय की इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इन डिमांड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और इंदिरा गांधी ने इस इशू को टालते रहा। 1983 में ये मूवमेंट इतना वायलेंट हो गया कि इसके कारण असम के नेली में एक दिन में 3000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई और असम का ये जो एरिया था वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। इंदिरा गांधी असम मूवमेंट के लीडर्स के साथ कोई समझौता नहीं कर पाई। इसके पीछे कई रीजंस बताए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस पर कुछ नहीं किया और दूसरा कट ऑफ डेट को लेकर बात नहीं बन पाई। इंदिरा गांधी चाहती थी कि इलीगल माइग्रेंट्स के आइडेंटिफिकेशन की कट ऑफ डेट 1971 ना होकर 1950 ही रहे। इसके बाद बहुत सालों तक सेंट्रल गवर्नमेंट और आसू और AAGSP के बीच बात बनी नहीं और जिसकी वजह से असम मूवमेंट भी चलता रहा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। I am young and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant. राजीव गांधी असम के इलीगल माइग्रेंट्स के इशू पर बहुत सीरियसनेस के साथ ध्यान देते हैं। 15 अगस्त 1985 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और असम मूवमेंट के लीडर्स के बीच एक समझौता हो जाता है जिसे असम अकॉर्ड कहा जाता है। इस अकॉर्ड के हिसाब से इस समझौते की दोनों पार्टीज बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बीच का रास्ता अपनाते हैं। इस अकॉर्ड के हिसाब से 1 जनवरी 1966 को इलीगल माइग्रेंट्स के डिटेक्शन और डिलीशन को एक बेस डेट बना दी जाती है। इस अकॉर्ड के साइन होने के बाद असम मूवमेंट भी धीरे धीरे एंड हो जाता है। लेकिन CAA 2019 के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट में भयंकर प्रोटेस्ट देखने को मिले। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि बांग्लादेश से जो इलीगल माइग्रेंट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आए उनमें से मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेंट्स हिंदू रिलीजन के थे और ऐसी सिचुएशन में उनको सिटीजनशिप देना नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बना हुआ था। इसके सॉल्यूशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए जिससे नॉर्थ ईस्ट के प्रोटेस्ट को खत्म किया जा सके। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्ट को कैसे कंट्रोल में किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ILP और कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंडर आने वाले ऑटोनोमस काउंसिल के रीजन्स को CAA में इंक्लूड नहीं किया है। ILP का फुल फॉर्म है इनर लाइन परमिट। एक ऐसा परमिट है जिसके बिना उस स्टेट को छोड़कर देश के किसी भी दूसरे स्टेट के लोगों को अगर उस स्टेट में जाना है एज ए टूरिस्ट या अदर किसी रीजन से तो एक परमिट की रिक्वायरमेंट होती है जिसे इनर लाइन परमिट कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर स्टेट ILP के अंडर आते हैं। पहले मणिपुर इनर लाइन परमिट के अंडर नहीं आता था लेकिन 9 दिसंबर 2019 में मणिपुर को भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो ये तो हो गई ILP स्टेट्स की बात जहां CAA 2019 फोर्स में नहीं आएगा। दूसरे रीजन्स हैं 6th शेड्यूल के अंडर आने वाले ऑटोनोमस काउंसिल्स जो मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और असम के कुछ पार्ट को कवर करते हैं। इन रीजन्स में भी CAA 2019 इंप्लीमेंट नहीं होगा। मतलब मेजोरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन को CAA 2019 के इम्प्लीमेंटेशन से बाहर रखा गया है। अब आपको ये सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट होते हुए दिख रहे होंगे और ये सारे डॉट्स CAA की इम्प्लीमेंटेशन की ओर कनेक्ट होते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या CAA 2019 राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार स्टेट किन्हीं दो लोगों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है और लोगों का ये मानना है कि CAA 2019 रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या CAA से देश में सेक्युलरिज्म को लेकर कोई खतरा है, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और इंडिया में सभी रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन लोगों के हिसाब से CAA 2019 किसी एक रिलीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है। लोगों के द्वारा तीसरा क्वेश्चन ये रेज किया जाता है कि इसमें 3 ही कंट्रीज को क्यों इंक्लूड किया गया है और इसमें रिलीजियस परसिक्यूशन के खिलाफ इंडियन सिटीजनशिप देने के लिए 6 रिलीजन को ही क्यों रखा गया है, जबकि पाकिस्तान में अहमदीज, हजारा मुस्लिम होने के बाद भी इन पर रिलीजियस परसिक्यूशन होता है। इन्हें क्यों नहीं ऐड किया गया है। मतलब कहीं ना कहीं ये एक्ट रिक्वायरमेंट से कम लोगों को ही बेनिफिट पहुंचाता है। ये तो हो गई इस एक्ट के अगेंस्ट की बात है। इसके काउंटर में जो लोग इस एक्ट को सपोर्ट करते हैं उनके हिसाब से ये एक्ट दूसरे देशों की माइनॉरिटीज जिनके अगेंस्ट रिलीजियस परसिक्यूशन के आधार पर भेदभाव होता है
उनको सिटीजनशिप देती है। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, जब हम अपने देश की माइनॉरिटीज़ को स्पेशल प्रोटेक्शन दे सकते हैं तो हम नेबरिंग कंट्रीज़ की माइनॉरिटीज़ को भी जो उस देश में खतरे में हैं उनको भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जो सही भी है। 3 ही देशों को इस एक्ट में क्यों चुना गया है? जो लोग इसके सपोर्ट में हैं वो कहते हैं कि इन तीनों देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ऑफिशियल स्टेट रिलीजन मुस्लिम है, तो ऐसा कहना सही होगा कि वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन सेफ है और उनको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, मेरा इसमें ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट ने फिलहाल इस एक्ट के थ्रू एक इनिशिएशन लिया है, जिसमें फिलहाल कुछ लिमिटेड लोगों को ही इस एक्ट में इंक्लूड किया है, और हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें और देश और रिलीजन और माइनॉरिटीज़ को भी इसमें ऐड कर दिया जाए, और ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है। एक क्वेश्चन ये भी उठाया जाता है कि CAA 2019, NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का आपस में कुछ रिलेशन है, और जल्द ही NRC कराया जाएगा जिसमें लोगों की सिटीजनशिप को लेकर खतरा है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। असम में जो NRC की ऑर्डर हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसका CAA से कोई लेन देन नहीं है। आसाम नहीं, देश के हर हिस्से में CAA लागू होगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इन फ्यूचर सेंसस जब भी होगा तो NPR हो सकता है, लेकिन NRC को लेकर बहुत सी बातें की जा रही है। NRC और NPR के बारे में फ्यूचर में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु स्टेट की गवर्नमेंट ने CAA 2019 को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया है, लेकिन ये सारे स्टेट्स जो इसको अपोज कर रहे हैं सब अच्छी तरीके से जानते हैं सिटीजनशिप के रूल्स और इसे चेंज करने की पावर पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, तो ये सारे स्टेट इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते हैं। फिलहाल CAA 2019 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये एक्ट अब रियल ग्राउंड में इम्प्लीमेंट होने की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।